Jai Hind. Today we'll continue with the same topic, Rixia. We have already studied about the vegetative structure in Rixia, that is structure of gametophyte, external features and internal features. Now reproduction in Rixia. Rixia में reproduction जो है वो दो मेथड से होता है, that is vegetative reproduction and sexual reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कई कॉमन मेथड से होता है और कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन Rixia is quite common instead of sexual reproduction, which takes place by different methods. First method is death and decay of older portion of the thallus. तो ये सबसे कॉमन मेथड है जिसमें कि ओल्डर पोर्शन या मैच्योर पोर्शन की डेथ होती जाती है और वो डिके होता जाता है और यंगर पोर्शन से न्यू ब्रांचेस निकलती चली जाती हैं या थैलस का फॉर्मेशन होता जाता है लोअर ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स में. एग्जाम्पल है इसका, कॉमन एग्जाम्पल Rixia. The thallus in Rixia is dichotomously branched and the growing point is situated in its apical notch. तो एपिकल नॉच में ग्रोइंग पॉइंट का मतलब वहाँ मेरिस्टेमेटिक जो ऊतक विभाजन करने वाला ऊतक होता है और ऊतक में भी यहाँ पर ब्रायोफिटिक लोअर ग्रुप में सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल होती है जो कि डिवाइड करके और पूरा थैलस का फॉर्मेशन करती है. द बेसल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थैलस स्टार्ट्स रॉटिंग, खराब होने लगता है, और डिसइंटीग्रेटिंग ड्यू टू एजिंग और ड्राई कंडीशंस और ड्रॉट. तो धीरे धीरे वो सूखने लगता है या उसमें डिसइंटीग्रेशन होने लगता है. When this process of disintegration or decay reaches up to the place of dichotomy, यानी जहाँ से डाइकोटोमस यानी ब्रांचिंग होती है वहां तक पहुंचता है, the lobes of the thallus get separated. तो जैसे दो लोब्स हैं दोनों सेपरेट हो जाते हैं वहां से नॉच से. Thus detached lobes developed into independent plant, और वो एक एक लोब जो है वो इंडिपेंडेंट प्लांट एपिकल ग्रोथ से बनाता है यानी न्यू थैलस का फॉर्मेशन या डॉटर थैलस का फॉर्मेशन करता है. दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली इन Rixia. You can see here, this is the gametophytic plant of Rixia. ये जो लोअर पोर्शन है इसमें डिके हो रहा है. This portion is decaying, this one धीरे ग्रेजुअली ड्राई अप करके या डिके होने लगता है और यहाँ से डाइकोटोमी है. ये एपिकल नॉचेस हैं, है ना, दीज आर एपिकल नॉचेस. तो यहाँ से जहाँ से डाइकोटोमी सेपरेट हो जाता है थैलस और अब एपिकल पोर्शन से इसमें फिर देखिए यहाँ से एपिकल पोर्शन से दो पोर्शन बन गए 1 and 2. फिर उसमें डाइकोटोमी ऊपर होगी. ये 1, दिस इज नंबर 1 पार्ट ऑफ द थैलस, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द थैलस जहाँ से डाइकोटोमी थी. दिस इज 1, दिस इज 2. ये सेपरेट हो गए और अब 1 में और 2 में ग्रोथ स्टार्ट हो गई एपिकल पोर्शन से जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और इनसे जो है ये 2 फिर डाइकोटोमी से बन गया थैलस और इस तरह से यंग थैलस और डॉटर थैलस का फॉर्मेशन कंटिन्यूस होता है. सो दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन Rixia. Then second type of vegetative reproduction is by adventitious branches. The adventitious branches develop from the ventral surface of the thallus. This is specific in some species like Rixia fluitans. On being detained, these branches develop into new thallus. तो ये branches जो हैं ये अलग डिटैच होके सेपरेटली या थैलस के साथ ही न्यू ब्रांचेस से न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है. ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस है. ये मार्जिन से बेसल पोर्शन ऑफ द थैलाई से ग्रो कर सकती हैं. तो these are called adventitious branches. So this is specific in Rixia fluitans, that is aquatic species of Rixia. Next is by persistent aphysis. persistent aphysis का मतलब चूंकि एपिकल पोर्शन पे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट होती है और जब प्रोलॉन्ग ड्राई कंडीशंस होती हैं यानी बहुत समय तक ड्राई सिचुएशन होती है तो उस समय जो ग्रोथ पीरियड है वो थोड़ा सा रुक जाता है. तो
है ना, ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड ड्राई समर और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन द होल थैलस इन सम स्पीशीज ड्राइज, सूख जाता है एंड गेट डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट ग्रोइंग पॉइंट। तो पूरा का पूरा थैलस ड्राई अप कर जाता है, केवल वो मेरिस्टेमेटिक सेल जहां से ग्रोथ होती है यानी एपेक्स या एपिकल नॉच में प्रेजेंट होती है वो बच जाती है। लेटर ऑन इट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, है ना, ये सॉइल में सेडिमेंट रहती है, पेरिनेटिंग बॉडी की तरह से काम करती है और थिक वॉल्ड हो जाती है। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं यानी फिर रेनी सीजन आता है तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन से यानी सेल डिवीजन से, माइटोटिक सेल डिवीजन से ग्रो करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। जैसे मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ, दिस इज थैलस ऑफ रिक्शिया, रिक्शिया डिस्कलर। यहाँ पर एपिकल पोर्शन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, तो ये सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ प्रेजेंट है। ड्राई कंडीशन में ये पूरा थैलस ड्राई अप कर जाता है, दिस होल थैलस ड्राइज अप, दिस पोर्शन लेफ्ट, केवल एपिकल पोर्शन बच जाता है जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। इट बिकम्स थिक वॉल्ड, धीरे धीरे ये थिक वॉल्ड हो जाता है और सॉइल में पेरिनेटिंग बॉडी की तरह से पड़ा रहता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तब मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू अ न्यू थैलस। तो ये जो अपर मेरिस्टेमेटिक सेल है जो कि एपिकल नॉच में है, इसको MC लिख रही हूँ, मेरिस्टेमेटिक सेल। सो दिस ग्रोस इनटू द न्यू थैलस। तो ये इसमें कैसे ग्रो करने लगती है, धीरे धीरे डिवीजन होता है सेल में, डिवीजन होने के बाद वो थैलाई का डायकोटोमी स्टार्ट हो जाती है और एक नॉर्मल न्यू डॉटर थैलाई का फॉर्मेशन होता है। So this is by persistent apices. Persistent का मतलब केवल एपाइसिस का बच्चा रहेगा during the unfavorable conditions. Next है by tuber formation. Towards the end of the growing season, the apices of the thallus lobes get thickened by division. ये डिविजन करते हैं और थिकेंड हो जाते हैं, बल्ब लाइक और ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। दीज आर कैपेबल टू पास ऑन द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऑन रिजम्पशन ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, यानी जब फेवरेबल कंडीशंस फिर आ जाती हैं, रेनी सीजन आ जाता है, then these tubers produce new thallus. Tubers are very common in Rixia discolor, Rixia billardii, Rixia पेरिनेरस एंड रिक्शिया वेसिकेटा। तो ये यहाँ पर जहाँ पर एपिकल मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक सेल होती है एपिकल नॉच में, ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद थिकेंड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ट्यूबर कहते हैं। ये ट्यूबर, सपोज दिस ट्यूबर रिमेन्स इनसाइड द सॉइल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस and onset of the new season it starts dividing and forming a new thalli. तो ये ट्यूबर जो है वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन, एक ट्यूबर में सारी सेल्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेटिक जोन बना सकती हैं, स्टोरेज जोन इसमें भी होती है, स्टोरेज सेल्स भी होती हैं और राइजोइडल सेल्स भी होती हैं जो नीचे की तरफ राइजोइड्स बनाती हैं। तो इस तरह से ये बाय ट्यूब फॉर्मेशन, बट दिस इज कॉमन इन दीज स्पीशीज। नेक्स्ट इज बाय राइजोइड्स. The apical part of young rhizoids divide and redivide to form a gemma-like mass of cells in some species like Rixia glauca. These cells contain chloroplast and are capable of developing into new thallus. तो rhizoids में कैसे होता है? This is the lower portion of the thallus जहाँ पे rhizoids लगे रहते हैं। Rhizoids के जो apical portion है उनमें डिवीजन स्टार्ट होता है और ये छोटे छोटे डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं, जिनको कि हम जेमी लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जेमी लाइक स्ट्रक्चर सॉइल में परसिस्टेंट बॉडी की तरह से काम करती हैं और पेरिनेटिंग बॉडी की तरह से पूरा थैलस ड्राई अप कर जाता है और ये थिक एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो इनटू अ न्यू थैलस। ये एक नए थैलस का निर्माण करते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस और रेनी सीजन। तो इस तरह से राइजोइड के एपिकल पोर्शन से इन जेमी लाइक स्ट्रक्चर या मास ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होना, और ये इस तरह से पेरिनेटिंग बॉडी की तरह काम करती हैं। ऑफ सीजन में ये पड़े रहते हैं सॉइल में और न्यू थैलस को ग्रो करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। अब आते हैं द मेन पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रीरिक्विजिट क्या है कि इसको रेनी सीजन चाहिए। व्हाई इट रिक्वायर्स रेन और रेन वाटर? बिकॉज male gametes or antherozoids are motile in nature. They are flagellated.
तो अगर उनको वाटर ड्रॉपलेट या वाटर नहीं मिलेगा तो वो मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आर्किगोनिया के नेक तक नहीं पहुंचेंगे और एग सेल तक नहीं प्रोसीड करेंगे, तो उनको वाटर ड्रॉपलेट्स की जरूरत होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रिक्शिया इज oogamous टाइप। व्हाई इट इज कॉल्ड oogamous? मैंने आपको बताया था बिकॉज egg cell which is formed in रिक्शिया, और इसको हम ओवम भी कहते हैं, which is non-motile structure and different than that of the antherozoid or male gametes. So on the basis of this non-motile egg or ovum, this type of reproduction is called as oogamous. Male reproductive bodies are called as antheridia and female reproductive bodies or organs are called as archegonia. Some species of Riccia are monoecious. Monoecious का मतलब होमोथैलिक, यानी एक ही थैलस पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पाया जाना. That is both antheridia and archegonia developed on the same thallus, so called as monoecious. Means plant body is mono, means one, and two types of reproductive organs are developed on the same thallus. Homothallic हो गया है ना. Example है इसका Riccia crystallina, Riccia gangetica, Riccia villaderi and Riccia glauca. और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप कम से कम 2-3 एग्जाम्पल्स जरूर याद रखेंगे. While other species are dioecious or heterothallic. Di means two thallus are there on which different reproductive organs develop, male on one thallus and female on other thallus. So male and female or antheridia and archegonia developed on different thalli. So it is called as heterothallic. Thallus अलग अलग हो गए, यानी two thallus. Di means two thallus are separate for male thallus and female thallus हम कहते हैं इसको. Example है Riccia curtisii, Riccia personae, Riccia bischoffi, Riccia frosti, and Riccia discolor. So these are examples for dioecious species. Now, antheridia and archegonia remain enclosed within the cavity called as cavity or chambers, called as antheridial cavity or antheridial chamber or archegonial कैविटी और आर्किगोनियल चैम्बर. तो दोनों ही चैम्बर्स में होते हैं और कैविटी लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं. इनके लिए चैम्बर्स अलग अलग होते हैं. एक ही चैम्बर में दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे. एक थैलस पे भी हैं दोनों ऑर्गन्स, तो इनके कैविटीज अलग अलग होंगी. एंड डेवलप्ड ऑन दी, कहाँ डेवलप्ड होते हैं? डॉर्सल सरफेस ऑफ दी थैलस. सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड इन एक्रोपीटल सक्सेशन. एक्रोपीटल सक्सेशन क्या होता है? व्हेन mature sex organ at the posterior end of the thallus and young one towards the apex of the thallus. अगर हम मोनोशियस स्पीशीज की बात करें तो ये कहाँ डेवलप्ड होती हैं? They are present generally on the posterior surface और स्पेसिफिकली जो हम लोगों ने थैलस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, मिड डॉर्सल ग्रूव. This is mid dorsal groove. This is cavity like structure. इसमें मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप होंगे और इसके बाद यंग ऊपर की तरफ होंगे, यानी छोटे ऑर्गन्स. अगर हम इसको जेस्चर दें तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको छोटा बना दिया है. तो एक्रोपीटल सक्सेशन होता है मैच्योर एट द पोस्टीरियर एंड एंड यंग एट द anterior end. This is anterior end of the thallus. तो ये इसको हम कहते हैं एक्रोपीटल सक्सेशन. ठीक है, इस तरह से डेवलप होते हैं. अगर एक ही थैलस में दोनों हैं तो नीचे की तरफ सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी आर्किगोनियम. फीमेल को हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर ऑल्टरनेटली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एंथरीडियम, देन अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, then again male. So likewise alternately male or female reproductive organs are present. Mature यहाँ पर, this is mature, और यहाँ पर होगा Y means young. तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है एक्रोपीटल सक्सेशन में. मोनोशियस स्पीशीज में alternate group of antheridia and archegonia developed on the sufficient distance from the growing point. There is no particular time for the development of sex organs, and therefore one can see all the developmental stages in different sections of the thalli. और अगर मेल अलग और फीमेल अलग है तो यहाँ पर
सब आर्किगोनिया और सब एंथीरिडिया होंगे on different thallus. Now come to the structure of antheridium और male reproductive organs. तो आपके कोर्स में डेवलपमेंट नहीं है, आपको मेच्योर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो कुछ हम लोग डिटेल लेते हुए इसका एंथीरिडियम इज प्रेजेंट इन द कैविटी, कहाँ पे, मिड डॉर्सल ग्रूव ऑन द डॉर्सल सरफेस कॉल्ड एंथीरिडियल चैम्बर. ये एंथीरिडियल चैम्बर है, देखिए दिस इज एंथीरिडियल चैम्बर, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कैविटी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथीरिडियल चैम्बर. Antheridial chamber has a narrow opening or pore on the apical side. ये देखिए यहाँ पर narrow opening और pore है, इसको हम जनरली ऑस्टियोल भी कह देते हैं और एंथीरिडियल पोर भी कहते हैं. ये यहाँ पर ओपन होता है और दोनों साइड से ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट से कवर्ड रहता है कैविटी. A mature antheridium is a stalked, club shaped or pear shaped structure. देखिए ये पियर शेप्ड है, नाशपाती के आकार का, और क्लब शेप्ड और रैकेट शेप्ड भी कहते हैं, जैसे आप लोग यूज करते हैं बैडमिंटन रैकेट. लाइकवाइज एंथीरिडियल स्टॉक इज मल्टीसेलुलर. दिस इज a stalk which is multicellular structure. It is here. It remains surrounded by an outermost layer of one cell thick sterile jacket. यानी हर एंथीरिडियम के ऊपर एक स्टेराइल जैकेट लेयर होती है which is single cell thick. Inside the jacket layer are present many small cuboidal or cubical androcyte mother cells. तो ये जितनी भी सेल्स हैं इनको हम एंड्रोगोनियल या एंड्रोसाइट मदर सेल्स कहते हैं, जो कि पूरी एंथीरिडियम में फिल्ड रहती हैं. कभी कभी इसमें कुछ स्पीशीज में इस तरह से पॉलीगोनल एरिया भी मार्क्ड होते हैं. जब मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रही थी, इनमें भी पॉलीगोनल एरिया मीन्स व्हेन द एंथीरिडियम इज क्वाइट बिग, तब ये डिवीजन दिखाई देता है इसमें पॉलीगोनल एरियाज, और उनमें भी ये एंड्रोगोनियल सेल्स और एंड्रोसाइट्स और एंथीरोजॉइड्स फॉर्मिंग मदर सेल्स होती हैं. Each androcyte mother cell contains dense cytoplasm and large nucleus. It divides diagonally into two androcytes. मैं आगे बताऊंगी. Each androcyte metamorphoses or changed into single structure called as enterozoid. तो एक मदर सेल से दो एंथेरोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है. इन एंथेरोजॉइड्स को हम स्पर्मेटोजॉइड भी कह सकते हैं, स्पर्म भी कह सकते हैं और मेल गैमीट कहते हैं. Each enterozoid is minute uninucleate structure containing two long flagella at its anterior end. तो इसमें दो लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं. लोअर फ्लैजिलम इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द अपर वन. तो दोनों में थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है. डाइसेंस ऑफ एंथीरिडियम टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो वाटर चाहिए, डाइसेंस होता है तो वाटर से इसका मूवमेंट होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचता है. तो पोर से ये डिस्चार्ज होते हैं. ये पोर है, जब ज्यादा बन जाते हैं एंथीरोजॉइड्स, दे ड्रॉप प्रेशर ऑन द वॉल जैकेट लेयर और ये फट जाती है और एंथीरोजॉइड्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. यू कैन सी हियर, ये एक एंड्रोसाइट मदर सेल है जो डायगोनली दो में डिवाइड होती है, 1 and 2. ईच सेल डेवलप्स इनटू एंथेरोजॉइड. तो ये सेल में डेवलपमेंट होता है, इसमें ये एपिकल एंड है, न्यूक्लियस एनलार्ज होता है, थिक साइटोप्लाज्म होता है, that is then metamorphose into the rounded cell. Then development of flagella, 2 flagella takes place, 1 and 2 at the anterior end. ये anterior end है इसका, यहाँ से 2 flagella का डेवलपमेंट होता है, एक slightly smaller होता है और एक थोड़ा सा बड़ा होता है. तो इस तरह से जब तक ये मूवमेंट नहीं करते तब तक ये इसके पूरे एंथेरोसाइड के ऊपर सराउंडेड रहते हैं flagella. When they move with the help of water and reaches up to the female reproductive organs means archegonium. Now come to the structure of archegonium. The archegonium means female reproductive organs remain embedded in the archegonial cavity on the dorsal surface of the gametophyte. ये देखिए फिर mid dorsal groove में यहाँ पर भी ये archegonial cavity बनी हुई है, archegonial chamber और cavity. The upper part of the neck of archegonium generally protrudes out of the cavity. तो ये जो archegonium है which is flask shaped, made up of long elongated neck and globular ventral. तो इसकी जो neck होती है ये बाहर निकली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये this portion shows that neck is slightly outside the thallus.
और this portion is called as complete neck and this is called as venter. ये पोर्शन वेंटर कहलाता है and this is called as neck. So neck protruded outside the archegonial chamber or upon the thallus it is present. Venter is sessile and surrounded by a one cell thick layer made up of 12 to 20 cells. तो ये वेंटर जो है ये स्टेराइल होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी सेल से कवर्ड रहता है जो कि स्टेराइल सेल्स होती हैं, मे बी 12 to 20 नंबर. मैं इसको देखिए यहाँ मार्क कर रही हूँ. ये क्या है, ये स्टेराइल जैकेट है जो कि वेंटर को कवर करती है या बॉडी ऑफ द आर्किगोनियम को कवर करती है. नेक कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स एंड रिमेन सराउंडेड बाय 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स. अपर पोर्शन नेक कहलाता है. तो जो नेक का पोर्शन है वो अंदर की तरफ, ये मैं मार्क कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं इसमें. और चारों तरफ जैसे सुराई की गर्दन होती है उसी तरह से नेक सेल से ये कवर्ड होता है जो कि 6 वर्टिकल रोज से बनी होती है चारों तरफ. और हर एक रो में 4 to 6 सेल्स हो सकती हैं. इसका मतलब नेक 4 to 6 सेल्स, अगर 6 सेल्स हैं और 6 रोज में हैं तो 36 सेल्स हो जाएंगी. 6 6 are 36. और अंदर की तरफ केवल एक सिंगल लेयर 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स की होती है. और नेक के ऊपर कवर सेल्स होती हैं जो कि 4 की संख्या में होती हैं. 4 पूरी नेक को ऊपर से बंद किए रखती हैं. बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन दे गेट ओपन टू प्रोवाइड द एंट्री टू मेल गैमेट. तो ये ओपन हो जाती हैं और मेल गैमेट को एंट्री प्रोवाइड करती हैं. तो इस तरह से दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज आर्किगोनियम. अब इंपॉर्टेंट क्या है, आर्किगोनियम में जो लिड सेल्स हैं वो 4 की संख्या में होगी. नेक कैनाल सेल्स 6 टायर्स हो गए, है ना. 6 टायर्स का मतलब 6 रोज हो गई और हर एक में 6 to 9 सेल्स हो सकती हैं. नेक कैनाल सेल्स 4 to 6 होती हैं. तो ये इस तरह से पूरा नेक का पोर्शन बनाती हैं. अब वेंटर कैविटी जो होती है, यानी वेंटर नीचे की तरफ जो इसकी बॉडी है, उसमें 2 तरह की सेल होती हैं. एक होती है वेंटर कैनाल सेल जो कि लगभग सेमी-ल्यूनार शेप होती है. मैं देखिए यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इस शेप की होती है. दिस इज 1 in नंबर. और इसमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज एग, विच इज ऑल्सो 1 in नंबर. सो एग इज फीमेल गैमेट, है ना. तो एग क्या है, फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो सिंगल फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द आर्किगोनियम. सो एट द टिप I have told you 4 lead cells are present which opens during fertilization. Now at the time of fertilization all the cells except egg disintegrate and form a mucilaginous liquid which gives entry to the spermatozoid. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को वाटर कंटेंट मिल जाता है तो इसमें चेंजेस होते हैं. स्पर्मेटोजोइड्स और मेल गैमेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ वाटर टू द लिड सेल्स, यहाँ तक आते हैं और नेक ऑफ द आर्किगोनियम कह सकते हैं, एपिकल पोर्शन ऑफ द आर्किगोनियम. और अब वेंटर कैनाल सेल डिजेनरेट कर जाती है, मैं राउंड कर रही हूँ. नेक कैनाल सेल डिजेनरेट कर जाती हैं और ये म्यूसिलेजिनस मास बनाती हैं. ये म्यूसिलेजिनस मास जब वाटर अवेलेबल होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल अप कर जाती हैं. स्वेल करने से यहाँ पर कुछ डिस्चार्ज होता है जो कि स्पर्म्स को या मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करता है. और नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट होने से नेक ओपन हो जाती है, कवर सेल ओपन हो जाती हैं वाटर एब्सॉर्ब करने से और यहाँ से एंट्री ऑफ एंटीरोजोइड्स और मेल गैमेट्स टेक्स प्लेस. तो आफ्टर एंट्री 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, एग के साथ फ्यूज करता है 1 मेल गैमेट and forms the diploid structure called as zygote. So after fertilization what is formed? Zygote is formed. अब जो मैंने आपको समझाया फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के लिए what are prerequisite? Water is essential for fertilization. It enters the antheridial chamber. Apical cell of antheridial wall gets swollen by absorbing water.
These cells become softened, soft हो जाती हैं and finally break down to release the mass of enterozoids. अब एंथेरोजॉइड्स का मास बाहर आ जाता है, वाटर से मूव करने लगते हैं एंथेरोजॉइड्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला. द एंथेरोजॉइड्स कम अप टू डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस फ्रॉम द एंथेरिडियल चैम्बर वेयर दे स्विम with the help of thin film of water and reaches the mouth of the neck of the archegonium. Lid cells तक पहुंच जाती हैं. In the mature archegonium, the ventral canal cell and neck canal cell disintegrate and form the mucilaginous mass. Already told you. ये absorb कर लेता है. It absorbs water, swells up and come out of the archegonial mouth by pushing the cover cells apart. अब cover cells को open कर देता है और ये mass बाहर निकल आता है. Neck canal जो है वो open हो जाती है. The mucilaginous mass consists of chemical substances such as soluble proteins and certain inorganic salts. Like potassium. Many enterozoids enter the archegonial neck because of chemotactic response. तो ये chemical attraction की, जिसको हम chemotactic response कहते हैं, तो male gametes enter कर जाते हैं neck canal cell से. They reach up to the egg, egg तक पहुंचते हैं. Only one of the enterozoid fuses or penetrates the egg or fuses with the egg and fertilization takes place. The fusion of nuclei of male and female gamete results in the formation of diploid zygote. Zygote का formation होता है, तो zygote को हम oospore भी कहते हैं. Fertilization ends the gametophytic phase. यहाँ पर gametophytic यानी haploid phase खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि zygote is diploid structure. You can see here. Fertilization is taking place. These are sperms entering into the lid cells to the neck canal, entering into neck canal. Many gametes enter, many male gametes enter, but only one fuses with the egg. Here male gamete. Fusion takes place with the egg nucleus, male nucleus and egg nucleus. This ultimately leads to the formation of zygote. So ये simple structure, you will add this structure in the fertilization section. Now coming to mature sporogonium और sporophyte. तो जो zygote बना, अब ये divide करके क्या बनाएगा? Sporophyte बनाएगा, diploid structure बनाएगा, यानी second phase of the Riccia life cycle. अब ये sporophyte, it is simple and made up of only capsule और spore sac. इसमें foot और seta like structure present नहीं होते. Generally sporophyte 3 parts में divided होता है, foot, seta and capsule. लेकिन Riccia का ये simple और primitive type of sporophyte है, जिसमें foot और seta absent होती है और ये केवल capsule part से बना होता है. It remains embedded in the gametophyte. ये archegonium के venter में ही embedded होता है gametophyte में, and it is non-green structure. It is non-photosynthetic, non-green, chloroplastic pigment नहीं होते. Gametophyte पे fully dependent होता है. Inside sporogonium or sporophyte are present many spore mother cells which remain surrounded by capsule wall, है ना? और ये capsule wall single layered होती है. एंड 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा. कैलिप्ट्रा 2 लेयर्ड क्यों है? क्योंकि जो आर्किगोनियम में ये एम्बेडेड रहता है, आर्किगोनियम की नेक जो है इसको ऊपर से डबल लेयर्ड कवर करती है, जिसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं. स्पोर मदर सेल्स डिवाइड रिडक्शनली. इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है यानी मियोसिस, एंड ईच ऑफ देम दस फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर. हर स्पोर मदर सेल मियोसिस से डिवाइड करती है और एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. इनिशियली वो टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, जिसको हम स्पोर टेट्राड कहते हैं. Prior to the formation of spores, the wall of the sporogonium as well as inner layer of calyptra dissolve. जैसे स्पोर बनने लगते हैं तो स्पोरोगोनियम की वॉल और कैलिप्ट्रा धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, एंड दस ओनली सिंगल लेयर्ड कैलिप्ट्रा इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्पोर्स. तो ऊपर से स्पोर्स को कवर करने के लिए यानी स्पोरोगोनियम की आउटर साइड में केवल एक सिंगल लेयर्ड कैलिप्ट्रा बच जाता है.
प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, है ना, तो ये कंडीशन आती है। इसमें इलेटर्स नहीं पाए जाते और जीनस में इलेटर्स पाए जाते हैं, जैसे मार्केशिया में जो कि स्पोर डिस्पर्सल में स्पोर को फैलाने में हेल्प करते हैं। नेक ऑफ द लॉन्ग आर्किगोनियम मे रिमेन आउटसाइड फॉर सम टाइम, बट बाद में ये विदर हो जाती है, गिर जाती है, ड्राई हो जाती है। तो यू कैन सी हियर द वीटियस थैलस शोइंग स्पोरोगोनियम, है ना, ये स्पोरोगोनियम है, इसमें 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा होती है। दिस इज कैलिप्ट्रा, यहाँ पे है, देखिए इस जगह मैं जो कोनिकल बना रही हूँ ये रिमेनिंग ऑफ द आर्किगोनियम कैलिप्ट्रा बनाती है, और यहाँ पर जैकेट लेयर होती है, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है वॉल ऑफ दिस स्पोरोफाइट कैप्सूल, और इसमें पहले स्पोर्स बनने के लिए स्पोर मदर सेल एक ही स्टेज दिखाई देगी, एक बार में देखेंगे तो ये स्पोर टेट्राड बनाते हैं और बाद में सेपरेट होकर के स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर टेट्राड मतलब 4 स्पोर्स एक सेल से बनने वाले स्पोर मदर सेल से एक साथ रहते हैं। तो दिस इज अबाउट मैच्योर स्पोरोफाइट। यू कैन सी हियर ये स्पोर्स हैं, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है इसमें, है ना, ये स्पोर मदर सेल से स्पोर का बनना। पहले ये स्पोर टेट्राड की फॉर्म में होते हैं और फिर ये अलग हो जाते हैं, और जब ये मास ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं तो ये प्रेशर डालते हैं, कैलिप्ट्रा ओपन हो जाता है और ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब यहाँ से फिर हैप्लॉइड स्टेज आ गई, अब लाइफ साइकिल का सेकेंड पार्ट आ गया। दे आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट, शेप ऑफ द स्पोर इज राउंडेड और पिरामिडल, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल 0.05 to 0.12 मिलीमीटर ओनली। ईच स्पोर इज सराउंडेड बाय थिक ब्लैक स्कल्पचर्ड वॉल, आप देख सकते हैं इसके आउटर वॉल जो है वो स्कल्पचर्ड है। वॉल ऑफ द स्पोर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्साइन, मीजाइन और इंटाइन। तो 3 लेयर से ये कवर्ड होता है और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो आउटर मोस्ट एक्साइन कॉल्ड एज एक्सोस्पोरियम, मिडिल लेयर कॉल्ड एज मेसोस्पोरियम, इनर मोस्ट लेयर और इंटाइन कॉल्ड एज एंडोस्पोरियम। स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर्स आर नॉट इमीडिएटली डिस्पर्स्ड इन रिक्शा, तुरंत नहीं डिस्पर्स होती हैं, और क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं होता, तो जब कैलिप्ट्रा टिश्यू अलग होता है, स्पोर रिमेन इनसाइड द थैलस फॉर 1 year और सो, ज्यादा समय भी रह सकते हैं, और जब थैलस की डेथ हो जाती है, डिके हो जाता है, कैलिप्ट्रा ड्राई अप कर जाता है, तब ये डिस्पर्स होते हैं। और दिस इज लाइफ साइकिल, जो कि मैंने आपको जनरली भी बताया था। यू विल ऐड टू योर नोट्स। ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, या इसको हम लाइन डायग्राम भी कहते हैं। तो ये लाइफ साइकिल का पार्ट है, बिल्कुल सेम जिसे जनरल पार्ट में हमने पढ़ा था। रिक्शिया have one method of reproduction to complete the life cycle is vegetative. Another method is called as sexual reproduction. Male and female reproductive parts or thalli may be separate. Male is called antheridium, archegonium. Antherozoids is formed in antheridium. Egg is formed in archegonium. After fertilization, which is called as oogamy, oospore is formed. Embryo is formed by mitotic division, then diploid sporogonium is formed. Spore mother cells are also diploid. So this phase is called sporophyte or diploid phase. Now after meiosis, spores are formed which are haploid in nature. So this is graphic presentation of life cycle. And similarly, you can make the diagrammatic presentation of life cycle as comes in the exam. जैसा एग्जाम में पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन या लाइन डायग्राम दीजिए, तो जो मैंने अभी बताई वो बनाएंगे, और अगर आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन तो दिस इज सेक्सुअल साइकिल ओनली। इसमें आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं। ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दिस इज हैप्लॉइड थैलस और गैमेटोफाइट विच इज मोनोशियस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है। आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, इन आर्किगोनियम egg is developed, in antheridium male gametes are developed, fertilization takes place, zygote is formed, zygote divide by mitotic divisions, and a sporophyte is formed. Spore mother cells which are diploid in nature, they divide by meiosis, forming a spore tetrad, then single spore, then formation or after germination of these spores, gametophyte is, young gametophyte is formed, young thalli, and then mature thallus of the gametophyte is formed. So you may add this diagram. Okay, so these are the differences I have taken. So I hope not difficult for you. If you have any question, you may ask. Good number of students are connected today. तो मैं जनरल आपको बताते हुए, टाइम शॉर्ट है, 2 minutes हैं। आप लोगों का
प्रैक्टिकल एग्जाम 6 को है, 2 शिफ्ट्स में है आपका एग्जाम, 9 to 12 एंड 12:30 to 3:30। तो आप लोगों ने अपना देख लिया होगा रोल नंबर वाइज, आप लोग मॉर्निंग और सेकेंड शिफ्ट में आएंगे, नून शिफ्ट में, तो अकॉर्डिंगली आइएगा। सब लोग सुबह नहीं आएंगे, 9 बजे वाले बच्चे 8:30 बजे आएंगे और 12:30 बजे वाले बच्चे 12 बजे आ जाएंगे। डिपार्टमेंट के बाहर रहेंगे, नॉइज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस अपने सब सामान के साथ आएंगे विथ योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल्स जो 1 या 2 आप लोगों ने बनाई हैं। देन यू हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट ऑफ एनी टॉपिक, गेट रेडी फॉर वाइवा अकॉर्डिंग टू द चार्ट, एड योर प्रैक्टिकल फाइल, देन ब्रिंग योर पेन पेंसिल एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल, राइट। और आपको बाकी मैंने शेयर कर दिया है, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योर प्रैक्टिकल एज शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप। सो ऑल द बेस्ट। किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे अभी लिख सकते हैं, 1 मिनट बाकी है। यू मे राइट इन द चैट बॉक्स और यू मे रेज योर हैंड। क्योंकि आज प्रैक्टिकल है इसलिए मैं आपकी थ्योरी क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि एमएससी का प्रैक्टिकल है और आई एम इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट, सो आई हैव टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल आल्सो। फाइनल प्रैक्टिकल है 3rd सेमेस्टर। जय हिंद। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।